टैक्स सेविंग की प्लानिंग करने वालों के लिए इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा कराने की डेडलाइन जनवरी से ही शुरू हो चुकी है। आमतौर पर 31 मार्च तक ये प्रक्रिया पूरी करनी होती है। हालांकि कंपनियों के अनुसार समय सीमा अलग अलग हो सकती है। कंपनियां जनवरी से मार्च के बीच में इन्वेस्टमेंट प्रूफ मांगना शुरू कर देती है। सही टैक्स कैलकुलेशन और रिबेट क्लेम के लिए ये बेहद जरूरी प्रक्रिया है। साल की शुरुआत में कर्मचारी अपनी आईटी इनकम टैक्स सेविंग डिक्लेरेशन फॉर्म में निवेश की योजना घोषित करते हैं और साल के अंत में कंपनियां इन दस्तावेजों को वेरीफाई करती है। साथ ही शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए भी टैक्स प्लानिंग जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स में छूट पाने के लिए कौन कौन से विकल्प उपलब्ध है? ईएलएसएस, टैक्स फ्री बॉन्ड्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कौन सा ऑप्शन जो है सबसे ज्यादा फायदेमंद है? तो आज के टैक्स मंत्रा शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग, जो हमें बताएंगे कि कैसे सही इन्वेस्टमेंट से टैक्स बचाया जा सकता है और कौन कौन से इन्वेस्टमेंट प्रूफ जरूरी है। तो इसी पर चर्चा करेंगे आज के इस टैक्स मंत्रा शो में। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शुरुआत में यही करता हूं, जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में कहा कि अब जो ये जो वक्त है, जो सैलरीड लोग हैं उनके लिए हर किसी को अपना इनकम प्रूफ जो है या जो इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन जो साल जब ईयर शुरू हो रहा था तब दिए थे, वो अभी जमा कराने हैं। अगर वो नहीं करा पाते हैं जो उन्होंने स्टार्टिंग में डिक्लेयर किया था, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? क्या सैलरी बहुत ज्यादा कट हो जाएगी? पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम फाइनेंशियल ईयर 24-25, और जो नए इनकम टैक्स बिल में अब पता होगा आपको टैक्स ईयर कह दिया गया है उसको, तब वो अगले साल से लागू होगा। तो जिन दर्शकों को ये कंफ्यूजन है कि 12 लाख रुपए की इनकम की छूट है, तो वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 से होगी। अभी 24-25 में जो स्लैब है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप रहते हैं तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। और ये भी ध्यान देने वाली बात है, नए टैक्स रिजीम में जो 24-25 फाइनेंशियल की मैं बात कर रहा हूं, केवल 3 लाख तक टैक्स कोई नहीं है। 3 लाख से 7 लाख तक 5% है, 7 लाख से 10% 10% है, और फिर 15-25-20 के स्लैब है। तो ये बात आप मान लीजिए। दूसरी बात, आपका जो सवाल है कि इन्वेस्टमेंट प्रूफ किससे देना है, यानी जिन लोगों ने नए टैक्स रिजीम को चुना है, केवल जिन लोगों ने ओल्ड टैक्स रिजीम को चुना है, यानी जो डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं एटीसी की या हेल्थ इंश्योरेंस की या एचआरए की, उनको ही केवल इन्वेस्टमेंट प्रूफ देने होते हैं। जो लोग नए टैक्स रिजीम में आ गए हैं उनको इन्वेस्टमेंट प्रूफ नहीं देने होते हैं, क्योंकि उनके पास में कोई छूट ही नहीं है नए टैक्स रिजीम में। बिल्कुल, अभी भी सर जो आंकड़ा है सरकार का, जो पिछली बार आईटीआर फाइल हुए हैं FY23 के, वहां पर जो आंकड़ा है, या फिर FY24 का भी आंकड़ा है, जो करीब करीब अभी भी 25 से 30% लोग जो है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं। तो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और सैलराइड लोग जिन्होंने होम लोन लिया है या फिर जो एटीसी के अंतर्गत डिडक्शन लेते थे या फिर एनपीएस की जो एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो साल के शुरुआत में बहुत से लोगों के साथ होता है, वो प्लान इस तरह से करते हैं। उनका मानना यह होता है कि हम इतना इतना इन्वेस्टमेंट कर देंगे, लेकिन साल खत्म होते होते वो नहीं हो पाता है। तो वहां पर क्या कॉन्सिक्वेंसेज आ जाते हैं? क्या एक ही विकल्प बचता है कि आपकी जो सैलरी है वो काफी ज्यादा कट हो जाएगी और फिर आप जब रिटर्न फाइल करें तब सारे एडजस्टमेंट करें? हाँ, देखिए मैंने बताया ना कि मान लीजिए आपने शुरू में कहा था कि मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में रहूंगा, लेकिन आप वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, एटीसी की नहीं कर पाए या कोई और आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए जो आपने कहा था। तो अब क्या होगा, आप नए टैक्स रिजीम के हिसाब से आपका एम्प्लॉयर आपका टैक्स कैलकुलेट करेगा, और जो नए रिजीम में टैक्स कैलकुलेट करेगा तो जो मार्च का महीना होगा आपका, क्योंकि एक ही महीना बचा है, उसमें बाकी आपका सारा टैक्स काट लिया जाएगा। लेकिन आपको जो समय सीमा है, समय सीमा 31 मार्च तक है इन्वेस्टमेंट करने की। लेकिन बहुत सारे जो कंपनीज हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयर कहते हैं कि आप हमें जनवरी या फरवरी में प्रूफ दे दीजिए, आप अपना प्रूफ दे दीजिए और जल्दी जल्दी इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, वरना होगा क्या कि मार्च में आपका पूरा टैक्स काट लिया जाएगा, और वो काटा जाएगा नए टैक्स रिजीम के हिसाब से, और उस हिसाब से फिर आपकी सैलरी में जितना डिडक्शन होगा वो आपको मान्य होगा। हाँ, आपको एक ऑप्शन फिर भी मिलती है, मैं अपने दर्शकों को बताता हूं कि मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने ज्यादा टैक्स काट लिया आपका नए रिजीम के हिसाब से, और आप 31 मार्च से पहले पहले इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तब भी सरकार ने आपको मौका दिया है कि जब आप जुलाई में 31 जुलाई 2025 को आप रिटर्न भरेंगे अपनी, तो आप
पुराने रिजीम में ही रह सकते हैं और अपना जो टीडीएस आपका कट गया है उसको आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल रिफंड क्लेम कर सकते हैं। जो टैक्स पेयर्स जो है उनके पास मौका है कि 31 मार्च तक आप वो इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, या एनपीएस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर एटीसी के अंदर अंतर्गत जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, 31 मार्च तक का मौका है और अभी आपका जो एम्प्लॉयर है वो टैक्स डिडक्ट कर लेगा। लेकिन सर इसमें कई बार ये भी होता है कि आपने डिडक्शन जो है वो करा, पहले आपने कहा था कि अच्छा मैं एटीसी के अंदर या फिर होम लोन की जो ईएमआई है या इंटरेस्ट है वो 2 लाख तक का मैं डिडक्शन लूंगा, लेकिन आपका वो इंटरेस्ट है वो 1.5 लाख तक ही हो पाया। तो वहां पर क्या जो एम्प्लॉयर है वो नई टैक्स रिजीम के हिसाब से ही आपका टैक्स कट करेगा? देखिए, सरकार ये कहती है कि एम्प्लॉयर को आपका पूरा टैक्स कैलकुलेट करना है। अगर आप ओल्ड रिजीम में रहते हैं, मान लीजिए आपने 2 लाख लिए कहा था और आपने 1.5 लाख ही आपका इंटरेस्ट बना, तो सरकार जो एम्प्लॉयर है वो क्या करेगा, अपना टैक्स रिवाइज कर लेगा, आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में रखेगा और आपका टैक्स ज्यादा काट लेगा। और बिल्कुल देखिए, एक बात समझ लीजिए, थंब रूल के हिसाब से अब नए ओल्ड रिजीम में उन्हीं को फायदा है जो 4 लाख रुपए से ज्यादा की छूट क्लेम कर रहे हैं। 3,75,000 रुपए का आंकड़ा आता है ब्रेक इवन पे। यानी आपका होम लोन भी है, आप एटीसी एनपीएस के अलावा आप हेल्थ इंश्योरेंस या आपका कोई स्पेशल रिबेट है, मान लीजिए डीडी की रिबेट है, तो आपको ओल्ड डीजी में फायदा है, या आपको एचआरएज मिलता है तो आपको ओल्ड डीजी में फायदा है, वरना आपको नई रिजीम में ही फायदा होगा। बिल्कुल। और इस जिस तरह से हमने पिछले साल तक देखा है कि अभी भी 25% तक जो आईटीआर फाइलर है वो ओल्ड रिजीम में है। हो सकता है आने वाले वक्त में ये आंकड़ा बहुत कम हो जाए, लेकिन अभी भी एक पोर्शन है करीब 15-20-25% तक जो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर है जो डिडक्शन क्लेम करते हैं। अभी आपने एक रिपोर्ट देखी होगी सुनील जी, जहां पर करीब 40,000 लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भेजे गए हैं, गलत टीडीएस या टीसीएस का उनके द्वारा डिडक्शन जो है बताया गया है, डिफॉल्टर्स के तौर पे उन्हें माना गया है। तो ऐसी स्थिति कब उत्पन्न हो जाती है, किस तरह की गलती टैक्स पेयर से हो जाती है जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको नोटिस भेजना पड़ता है केवल आपके टीडीएस से जुड़े हुए डिडक्शन को लेकर? देखिए, जो डिपार्टमेंट ने ड्राइव चलाया है 40,000 का, जो कि अभी आज ही रिपोर्ट हुआ है अखबारों में, उसमें मेनली क्या बात है कि जो डिडक्टर है, यानी जो आपका एम्प्लॉयर है, वो जो आपका टीडीएस काट रहा है, बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि आपका टीडीएस तो काट लिया लेकिन जमा नहीं करवाया, सरकार को पैसा ही नहीं पहुंचा है। तो अब क्या होता है, जिसका टीडीएस कटा वो भी ठगा सा महसूस करता है कि मेरा तो टीडीएस कट गया, अब मेरे को तो 26 ईयर्स में क्रेडिट नहीं मिल रहा उसका। और बहुत सारे एम्प्लॉय के साथ भी ऐसा हुआ है कि जहां पे टीडीएस कट गया और जमा नहीं हुआ, तो सरकार ने ऐसे डिफॉल्टर्स के अगेंस्ट में एक ड्राइव चलाया है कि आपने सरकार का पैसा इकट्ठा कर लिया और जमा नहीं करवाया तो उनको आप नोटिस दिए जा रहे हैं। और जैसे आपको पता होगा, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था बजट भाषण में भी कि हम टीडीएस को डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं, लेकिन सबको डीक्रिमिनलाइज नहीं कर रहे हैं। आप एक क्वार्टर के अंदर टीडीएस जमा करवा देंगे तो आपको प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। जिन्होंने नहीं करवाया जमा, उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उनसे इंटरेस्ट, पेनल्टी, ब्याज सब कुछ लिया जाएगा। हाँ, एक बात और है कि बहुत सारे लोगों को यह रहता है कि मान लो मेरा टीडीएस कट गया, किसी एम्प्लॉय को लगा कि मेरा टीडीएस तो एम्प्लॉयर ने काट लिया, अब उसने जमा नहीं करवाया तो क्या मेरे को डबल टैक्स देना पड़ेगा? तो सरकार ने आपको सहूलियत दी है सेक्शन 205 में कि अगर आपका प्रूफ है कि आपका टीडीएस कट गया है और एम्प्लॉयर ने जमा भी नहीं करवाया है, तब भी आप सरकार को लिख सकते हैं कि मेरा टीडीएस कट चुका है, मेरे से दोबारा टैक्स ना मांगा जाए। बिल्कुल। तो क्या इसी ऐसी स्थिति में जो टैक्स पेयर्स है उससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, उस पर कोई शिकंजा नहीं कसेगा क्योंकि ये गलती जो है एम्प्लॉयर की है, राइट? देखिए, होता क्या है कि चूंकि आपको 26 ईयर्स में टैक्स का क्रेडिट नहीं आता है तो एम्प्लॉय से भी टैक्स मांग लिया जाता है। सरकार के पास कोई वो ही नहीं है, सीबीडीटी के पास में कोई भी यूटिलिटी नहीं है कि आपका 26 में क्रेडिट के बिना आपको टैक्स का क्रेडिट दिया जाए। तो होती क्या, डिमांड आती है। डिमांड जब आ जाती है तो फिर हम पीसीआईटी के पास जाते हैं और उनको रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं कि देखिए हमारा तो टैक्स कट चुका था, उसने जमा नहीं करवाया, आप उसको पकड़िए, आप मुझे तंग ना कीजिए, और पीसीआईटी रिलीफ दे देता है। बिल्कुल। तो ये चीज भी जो है टैक्स पेयर्स को ध्यान रखने की जरूरत है। सुनील जी, एक और काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि देश के अंदर डीमेट अकाउंट बढ़े हैं, मात्र 4 साल पहले तक मात्र 4 करोड़ डीमेट अकाउंट थे, अभी हम 17-18 करोड़ तक पहुंच गए हैं। बड़ी संख्या में लोग जो है वो कैपिटल मार्केट के अंदर निवेश कर रहे हैं, कुछ लोग पैसा कमा भी रहे हैं तो कुछ गंवा भी रहे हैं। तो शेयर मार्केट से जो लोगों की कमाई हो रही है, वहां पर
पर कैसे जो कारोबारी लोग भी हैं या फिर जो नौकरी पेशा लोग हैं वो अपने टैक्स को एडजस्ट कर सकते हैं, टैक्स बचा सकते हैं शेयर मार्केट की कमाई के बाद? देखिए, आपको एक बात पता होगा कि हमारे इनकम टैक्स एक्ट में एक नियम है कि अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं अपनी टैक्स की भाषा में लॉस हार्वेस्टिंग। ये एक टैक्स प्लानिंग का टूल भी है। मान लीजिए आपको साल के अंत में कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मतलब 24-25 फाइनेंशियल ईयर में आपको लग रहा है कि मैंने इतना प्रॉफिट बुक किया था पहले पीरियड में साल के, अब चूंकि मेरे को शेयर मार्केट डाउन है तो आपको एक तो टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जिन शेयर्स पे आपको आज लॉस हो गया है, आपने बेचे नहीं है पर आपको लग रहा है कि मुझे लॉस है, तो लोग क्या करते हैं और करना भी चाहिए कि आप उसको बेच दीजिए और अपना लॉस बुक कर लीजिए और उनको तुरंत वापस खरीद लीजिए। तो आपने अपनी होल्डिंग को चेंज भी नहीं किया, आपने लॉस बुक कर लिया। अब लॉस बुक करने से क्या होगा कि जो आपका कैपिटल गेन है, जो आपका पहले साल के पहले पार्ट में हुआ था, वो उससे एडजस्ट हो जाएगा। तो आपकी नेक्स्ट टैक्स की जो लायबिलिटी होगी वो जीरो हो जाएगी। इसको हम कहते हैं जहां आपने अपने लॉस को हार्वेस्ट कर लिया, आपने उसको बुक कर लिया। लेकिन सर ये तो क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप शॉर्ट टर्म लॉस से एडजस्ट कर सकते हैं? देखिए, आपका अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उसको आप शॉर्ट टर्म से कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं होता है। तो केवल इसी बात का ध्यान रखना, यानी जिन लोगों को लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो शॉर्ट टर्म लॉस से भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म से भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म से भी कर सकते हैं। तो प्लानिंग इस तरह से करते हैं कि हम लोग, हमें लगता है कि हमारा क्योंकि हम बुक कर चुके हैं गेन को, तो आप उस लॉस को बुक कर लीजिए और वापस इसको परचेज कर लीजिए। तो आपकी होल्डिंग भी इंटैक्ट रही और आपने लॉस बुक कर लिया, तो आपको कैपिटल गेन से एडजस्टमेंट मिल जाएगा और आपका टैक्स की लायबिलिटी जीरो हो जाएगी। काफी शानदार स्ट्रेटजी बताई है आपने हमारे दर्शकों को, और उम्मीद करता हूं हमारे दर्शक भी इस स्ट्रेटजी को पसंद करेंगे। एक और सवाल मेरे मन में आया है, जिस तरह से हमने देखा है कि एफएनओ के अंदर लोगों का रुझान काफी बड़ा है। हालांकि सेबी की रिपोर्ट बताती है कि 90% लोगों ने एफएनओ के अंदर नुकसान बुक किया है और बड़े अमाउंट में नुकसान बुक किया है, ये सेबी की रिपोर्ट है। तो अगर एक उदाहरण के तौर पे आपसे समझना चाहूंगा, एक कोई व्यक्ति है जो फ्रीलांसिंग करके 17 लाख रुपए की उसकी कमाई हो रही है, लेकिन एफएनओ में उसने ट्रेडिंग करी और 5 लाख रुपए का एफएनओ में उसे नुकसान हो गया फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में, तो क्या उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो शून्य होगी? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बड़े ध्यान से आपको कम करना चाहिए। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जो फ्यूचर्ड ऑप्शन होते हैं उसमें ट्रेडिंग से होने वाला प्रॉफिट या लॉस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस इनकम या बिजनेस लॉस माना जाता है, उसको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस नहीं मानते हैं। तो पहला फार्मूला तो ये, पहला थंब रूल तो ये। अब मान लीजिए कोई सैलरीड एम्प्लॉई है और सैलरीड एम्प्लॉई ने एफ एंड ओ में काम किया, तो एक तो गलती लोग रिटर्न भरने में करते हैं। एफ एंड ओ में काम करते हैं, वो समझते हैं मैं फॉर्म 1 से काम चल जाएगा या फॉर्म 2 से काम चल जाएगा। बिल्कुल नहीं चलेगा जी, क्योंकि एफ एंड ओ बिजनेस इनकम है या बिजनेस लॉस है तो आपको फॉर्म 3 भरना पड़ेगा। और अगर आपकी 10 करोड़ रुपए ज्यादा ट्रांजेक्शन है फ्यूचर ऑप्शन में तो आपको टैक्स ऑडिट भी करवाना पड़ता है। अब इसमें भी क्या, इनकम टैक्स में थोड़ा नियम क्या है कि अगर आपको बिजनेस का लॉस है तो आपको सैलरी इनकम से आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, आपको 17 लाख की सैलरी से इनकम है, 5 लाख का लॉस है, तो आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आप बिजनेस, आपको इनकम है, मान लो किसी और बिजनेस में आपको प्रॉफिट हो गया और एफ एंड ओ में लॉस हो गया, तो आप एडजस्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इस बात का, इस नियम का भी आपको ध्यान रखना है। तो मैंने सर जो उदाहरण में यही था, जो फ्रीलांसर है जो कॉन्ट्रैक्ट पे किसी कंपनी में काम कर रहा है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, तो उसकी इनकम जो है वो सैलरीड इनकम तो है नहीं, वो एक तरह से मानी जाए कि बिजनेस इनकम के स्तर की ही इनकम मानी जाए और उसका वो सेट ऑफ ले सकता है एफ एन ऑफ के लॉस पर। बिल्कुल ले सकता है जी, बिल्कुल ले सकता है, लेकिन ये बात ध्यान रखना, जो आपने एग्जांपल दिया है 17 - 5 12 लाख का, वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में वो नियम लागू होगा जब 12 लाख रुपए तक का आपको टैक्स रिबेट मिलेगी। 12 लाख तक 87A की रिबेट मिलेगी, लेकिन 24-25 फाइनेंशियल ईयर में केवल वो 7 लाख है नए रिजीम में, और पुराने रिजीम में आपको पता होगा 5 लाख रुपए तक रिबेट मिलती है 87A की। ये आपको ध्यान रखना।
बिल्कुल, तो आपने हमारे दर्शकों को काफी बारीकी से बता दिया कि ये टैक्स लायबिलिटी जीरो हो सकती है, लेकिन ये नेक्स्ट ईयर से होगी अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में है और मान के चल रहे हैं कि 12 लाख तक टैक्स नहीं लगता है। तो ये दर्शकों को ध्यान में रखने की चीज है। अगर आप फ्रीलांसर हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे किसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और आप एफएनओ में ट्रेडिंग में आपने लॉस बुक किया है, तो उस लॉस को सेट ऑफ किया जा सकता है आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट से जितनी इनकम हो रही है, कमाई हो रही है। ये बात ध्यान में रखिए। एक और मुद्दे पे मैं आता हूं सुनील जी, जो कि काफी अभी चर्चा में है, जो बजट के बाद से ही चर्चा में है, और एक दर्शक का सवाल भी मेरे पास आया है कि अगर कुल आय जो है वो 12 लाख रुपए है, कर्मचारियों के लिए आप स्टैंडर्ड डिडक्शन और जोड़ दे तो 12,75,000 से ज्यादा है, और इसमें कैपिटल गेन शामिल है, तो क्या आपको रिबेट मिलेगी क्या? उदाहरण है, सैलरी 10 लाख रुपए और एलटीसीजी 5 लाख रुपए, तो क्या रिबेट के लिए ये 5 लाख भी शामिल होंगे या नहीं? ये एक पेचीदा सवाल बना हुआ है, अगर आप इसे हमारे दर्शकों के लिए क्लेरिफाई कर पाए तो। देखिए जी, जब माननीय वित्त मंत्री जी बजट भाषण पढ़ रही थी तो उन्होंने कहा था कि स्पेशल रेट की जो इनकम होगी उसको हम ये रिबेट नहीं देंगे 87A की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और वो लिस्टेड शेयर्स पे है, यानी एक आपने स्टॉक एक्सचेंज में काम किया है, तो फिर आपको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। केवल अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से कम है नए रिजीम में या 2.5 लाख से कम है पुराने रिजीम में, तभी आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की वो मिलती है छूट, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो आपके उदाहरण में जो आपने कहा है कि 10 लाख रुपए की सैलरी है, 5 लाख रुपए का कैपिटल गेन है, तो उनको 5 लाख रुपए पर पूरा टैक्स देना पड़ेगा। अगर शॉर्ट टर्म है, शेयर मार्केट से है, तो 20%, अगर लॉन्ग टर्म है तो 12.5% प्लस सरचार्ज लगा के वो टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी एनोमली आ गई है, और आपके शो के माध्यम से हम वित्त मंत्री जी से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अब हो क्या रहा है कि मान लीजिए 3 आदमी है ए बी सी, और तीनों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। एक ने तो एफ में किया, 12 लाख रुपए कमाए, एक ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से 12 लाख रुपए कमाए, और एक ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 12 लाख रुपए कमाए, और कोई इनकम नहीं है मान लीजिए, तो जो जिसने एफ से 12 लाख कमाए उसको तो टैक्स जीरो, और जिन्हें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कमाए उसको टैक्स 1,60,000, बल्कि 4% और लगा लो उसमें तो 1,65,000 बन जाता है। और जिसने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कमाए उसको 1.25 लाख की छूट मिलेगी, बाकी उसको उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा 12.5% से, तो उसको भी लगभग 90,000 रुपए टैक्स बन जाता है। कितनी बड़ी एनोमली आ गई है एक छोटे से सेंटेंस बोलने से मैडम के। तो मैडम को ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम ऐसे में पैरिटी का जो कंसेप्ट हम कहते हैं कि कंसेप्ट ऑफ पैरिटी है, तो इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, और 87A की रिबेट जो 60,000 रुपए है वो कम से कम सबको मिलनी चाहिए। लेकिन सर, इसी में आपने बताया जबकि स्पेशल इनकम पे जो है रिबेट नहीं मिलेगी, लेकिन अगर कोई और कोई काम नहीं करता है, केवल एलटीसीजी में जिसने जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंतर्गत ही 4 लाख रुपए की कमाई हुई, या फिर आप मान लीजिए 5.25 लाख रुपए की कमाई हुई, तो 1,25,000 रुपया जो एलटीसीजी का माफ हो गया और बाकी 4 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं लगता है। तो अगर कोई व्यक्ति मात्र 5.25 लाख रुपए कमाता है सिर्फ शेयरों को बेचकर एलटीसीजी के अंतर्गत, तो उसे भी उसकी भी टैक्स लायबिलिटी जीरो होगी। क्या ये इंटरप्रिटेशन सही है? बिल्कुल सही है। आपने बिल्कुल कहा कि अगर आपकी कोई इनकम नहीं है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड मार्केट में आप कमाते हैं तो 4 लाख प्लस 1.25 लाख 5.25 लाख रुपए, और अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाते हैं तो 4 लाख रुपए तक ही छूट मिलेगी। जो मैंने भी एग्जांपल दिया था कि 12 लाख रुपए की टोटल कमाई, 4 लाख रुपए की छूट मिल गई, 8 लाख रुपए जो बचा उस पर 20% टैक्स हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे, तो 1,60,000 रुपए। और जो मेरा एग्जाम्पल था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला, 12 लाख की कमाई, 4 लाख की छूट मिल गई, 1.25 लाख की छूट और मिल गई आपको, जो बाकी 5,75,000 बचा उस पर 12.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी एनोमली मुझे नजर आती है और जिसको सुधारने की जरूरत है। बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं सर, जो स्पेशल दरों पर जो योग्य कमाई है वो रिबेट में शामिल नहीं होगी, ये क्लैरिफाई हो चुका है। तो इस पे अलग तरह से जो टैक्स लगता है उसी तरह से टैक्स लगेगा, जो स्पेशल रेट्स बनी हुई है एलटीसीजी एसटीसीजी की। बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज सर, जिस तरह से बजट में भी ऐलान किया गया है कि आपने कोई आय छुपा दी है और उसे जोड़ने के लिए 4 साल तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन क्या स्क्रूटनी के अंदर जो जुर्माना है वो ज्यादा होता है या फिर अपडेटेड रिटर्न करना एक ज्यादा बेहतर विकल्प है? कि सरकार ने अपडेटेड रिटर्न का जो कंसेप्ट लेके आए हैं, तो
पहले लेकर आए थे 2 साल के लिए कि अगर मान लीजिए आप कोई अपनी इनकम बताना भूल गए, आपको लगता है, और आजकल आपको पता होगा AIS का जमाना आ गया, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है, 26 AS है, और हर चीज कोई सरकार की नजरों में, हर आदमी का 360D प्रोफाइल बना हुआ है CBDT के पास में। तो सरकार ने आपको मौका दिया था कि भाई आप अगर रिटर्न भरना भूल गए हैं, जैसे मान लीजिए आप 23-24 फाइनेंशियल की मैं बात करूं तो 31 दिसंबर 2024 तक ही आप बिलेटेड रिटर्न भर सकते थे। अब आपका कोई ऑप्शन नहीं है 23-24 फाइनेंशियल ईयर के रिटर्न भरने का, तो आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं। और अपडेटेड रिटर्न के लिए कहा था कि आप 1 साल और 2 साल लेट तक असेसमेंट ईयर के खत्म होने तक आप भर सकते हैं, लेकिन उसमें 25% 1 साल के अंदर अंदर आप भर रहे हैं तो टैक्स एडिशनल मांगा गया था, और अगर 2 साल में भर रहे हैं तो 50% एडिशनल। लेकिन ये 50% एडिशनल किस चीज का है? आपके टैक्स जमा ब्याज का 50% एडिशनल है, यानी पहले आप टैक्स निकालेंगे, उस पर 2 साल का ब्याज लगाएंगे, फिर उसका 50% आप ऐड करेंगे। और अब सरकार ने ये कहा है कि हम ये लिमिट बढ़ाकर 4 साल कर रहे हैं, 4 साल तक आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं। तीसरे साल में भरते हैं यानी 3 साल बाद तक भरते हैं तो 60% आप दे दीजिए, और अगर उसके बाद भरते हैं तो 70% तक आपको देना पड़ेगा, टैक्स प्लस इंटरेस्ट का 70%। अब सवाल ये उठता है कि स्क्रूटनी हो तो आसानी है या आपको खुद भर देना चाहिए। देखिए, जब आपको स्क्रूटनी का नोटिस आता है, यानी आपको आएगा 148 का स्क्रूटनी नोटिस, तो 1 साल के अंदर अंदर ही आ जाता है। अब 4 साल में तो 148 का नोटिस आएगा। अगर वो आता है तो आपको नुकसान क्या होता है? आपको नुकसान ये होता है कि आपको सबसे पहले तो टैक्स लगता है, वो तो लगेगा ही लगेगा, ब्याज भी आपको लगता है, वो आपको लगेगा ही लगेगा, इसमें भी लगेगा, उसमें भी लगेगा, साथ में आपको पेनल्टी लग सकती है, और पेनल्टी जो है वो 200% तक जा सकती है। अगर आपने कोई इनकम छुपाई है तो पेनल्टी 200% तक जा सकती है, और यहाँ पर पेनल्टी कितनी है? मैक्सिमम 70% 4 साल तक। तो इसलिए आपको कंप्लायंट होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि अगर आपको लगता है कि मेरे से कोई इनकम छूट गई है या अब मेरे 26 AS या AIS में आ गई है, तो आपको ये अपडेटेड रिटर्न है जो सेल्फ डिक्लेरेशन का माध्यम है, क्योंकि सरकार इस पे आपसे कोई पेनल्टी एक्स्ट्रा नहीं ले रही है। और उसमें एक खतरा और भी रहता है कि अगर आपकी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है तो आपको प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है, इसमें प्रोसिक्यूशन नहीं होता है। इसलिए विवाद से विश्वास स्कीम हो चाहे अपडेटेड रिटर्न हो, ये एक तरह से सरकार ने सेल्फ कंप्लेंट की स्कीम दी है, और हर आदमी को इसका फायदा उठाना चाहिए। हर आदमी को इसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि 4 साल तक का आपको मौका मिल रहा है और स्क्रूटनी से बचने का एक बेहतर विकल्प है। आखिर में वक्त की कमी है मेरे पास, सुनील जी, एक सवाल आपसे और समझना चाहता था। शेयर मार्केट से जुड़ा एक व्यक्ति है जो इंट्राडे ट्रेडिंग भी करता है, FNO भी करता है। इंट्राडे में सुबह शेयर खरीदे, 3:30 बजे से पहले ही शेयर बेच दिए और वहां पर अच्छी खासी कमाई करी, लेकिन FNO के अंदर बहुत नुकसान हो गया। तो क्या इस दोनों प्रॉफिट और लॉस को सेट ऑफ किया जा सकता है या दोनों अलग अलग ही माने जाएंगे? देखिए, आप ये समझ लीजिए, जो इंट्राडे का नुकसान या प्रॉफिट होता है उसको हम कहते हैं स्पेकुलेटिव प्रॉफिट या स्पेकुलेटिव लॉस, और जो F&O से होता है उसको हम कहते हैं बिजनेस लॉस या बिजनेस प्रॉफिट। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है या परेशानी की बात यह है कि स्पेकुलेटिव लॉस को आप बिजनेस प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने पहले एग्जांपल में कहा था कि नॉर्मल प्रॉफिट हो, F&O का लॉस हो, एडजस्ट कर लीजिए। स्पेकुलेटिव प्रॉफिट हो, F&O में लॉस हो, आपको एडजस्ट नहीं मिलेगा, वो अलग चलेंगे। बिजनेस लॉस का कैरी फॉरवर्ड 8 साल के लिए होता है, और स्पेकुलेटिव लॉस है वो 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, और वो भी स्पेकुलेटिव प्रॉफिट से ही एडजस्ट होगा, बाकी किसी चीज से एडजस्ट नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत बारीकी से आपने इसे समझाया है कि स्पेकुलेटिव लॉस जो है वो स्पेकुलेटिव प्रॉफिट से ही एडजस्ट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम इश्यूज को बारीकी से समझाने के लिए इस टैक्स मंत्रा के शो में। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।